तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 डेवलपमेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। तो एक कंट्री डेवलप है, वैसे हम क्यों बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि वो कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखो उसकी पर कैपिटल इनकम से, कि इट्स एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि तीनों भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तभी हम देख सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप हो रही है या फिर डेवलप है। तो ऑल ऑफ द अबाव ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। तो इंडिया से ज़्यादा अच्छा किसका परफॉर्मेंस है हमने देखा था चैप्टर में। तो चैप्टर में हमने देखा था ये 4 कंट्री के एग्जाम्पल्स और इंडिया को कंपेयर किया था। तो देखा था हमने कि जो श्रीलंका है उसका क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है इंडिया से। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। तो एक कंट्री में 4 फैमिलीज रहते हैं। द एवरेज पर कैपिटल इनकम ऑफ दिस फैमिलीज इज ₹5,000. If the income of 3 family is ₹4,000, 7,000, 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? अब ये हमको ऑप्शंस भी दिए हैं। तो हमें क्या बताना है कि 4 फैमिली रहती है एक देश में, उधर क्या है, उधर एवरेज इनकम है 5,000, मतलब कि एवरेज जो पर कैपिटल इनकम है 5,000 की है। और 4 फैमिली रहती है, एक फैमिली 4,000 रुपये महीना कमाती है, एक फैमिली 7,000 रुपये और एक फैमिली 3,000 रुपये। तो चौथी फैमिली कितना कमाती है ये हमें पूछा गया है। तो देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर में फार्मूला क्या था, किसी भी कंट्री का जो पर कैपिटल इनकम है अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम ऑफ कंट्री या फिर टोटल इनकम ऑफ जितनी लोग हैं और ऊपर से टोटल पॉपुलेशन। तो कितना घर है इधर 4 घर हैं। तो हम क्या करेंगे टोटल इनकम जितना भी है इनका उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, और हमें पर कैपिटल इनकम 5,000 तो दिया ही है। तो कैसे लिखेंगे, 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस एक्स क्यूब। देखो हमें चारों फैमिलीज़ का लेना था, तो 3 फैमिलीज हमें दिया गया था, ये हमें निकालना है। तो इधर हमने एक्स ले लिया और डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि 4 फैमिलीज़ हैं और हमें पर कैपिटल इनकम 5,000 पहले से ही दिया है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो 4 है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5,000 इंटू 4 हो जाएगा, इधर 14,000 प्लस एक्स हो जाएगा इधर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, जब इसको x क्या करेंगे, x को इस साइड रख के बाकी 14,000 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 20,000 माइनस 14,000, तो हमारा x आ जाएगा 6,000। तो सिंपली अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो गया 6,000 की जो चौथी फैमिली है उसका जो इनकम है वो है 6,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, What is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? तो अलग अलग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया लिया था, What are the limitation of this criterion if any? तो इसकी अगर कुछ लिमिटेशंस है तो भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखो इससे पहले आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासीफाई करता था कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन हो गया इनका क्लासिफिकेशन। तो इसका लिमिटेशन भी था कि क्या होता था, बोल सकते हैं ये क्या है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे क्लासीफाई करते थे। बाकी जो लिटरेसी रेट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब ये देखते नहीं थे, सिर्फ इनकम के बेस पे क्लासीफाई करते थे। तो ये क्या था, एक लिमिटेशन था। अब देखते हैं आंसर को। वर्ल्ड बैंक यूज द पर कैपिटल इनकम टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटल इनकम से वर्ल्ड बैंक देखती थी। The per capita income is calculated by dividing the total income of the country by its total population of the country. तो मतलब total income upon total population को divide करोगे तो आपको per capital income मिल जाएगा। For the year 2017 में the countries where per capital income of $12,056 per annum were declared rich countries. तो क्या हुआ, 2017 का ये डेटा है, इधर क्या दिया है अभी जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसके हिसाब से। तो देखो क्या दिया है कि $12,056 जो है, अगर एक कंट्री पर कैपिटल इनकम उसका इतना निकलता है जब डिवाइड करते हैं टोटल इनकम टोटल पॉपुलेशन, तो क्या होगा, उसे रिच कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और द कंट्री विच पर कैपिटा इनकम ऑफ $12
955 और लेस देन आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। तो जिस कंट्री का पर कैपिटल इनकम $955 से कम रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा लो इनकम कंट्री। अब इसका क्या कर देखते हैं हम, लिमिटेशन कुछ है तो देखते हैं। तो इसके लिमिटेशन है, क्या है, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर आर इग्नोर वाइल क्लासीफाइंग द कंट्रीज। तो क्या होता था, कंट्री को इन लोग इनकम के बेसिस पे सिर्फ क्लासीफाई करते थे, बल्कि लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये सब जो है, हेल्थ केयर, ये सब के बेस पे क्लासीफाई नहीं करते थे। उससे क्या होता था, बोल सकते हैं कि ऊपर ऊपर से सब देख लिया जाता था, अंदर की बातें नहीं जानी जाती थी कि अंदर कंट्री डेवलप है असली में कि नहीं। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ नॉट मेंशन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्या होता था कि इन लोग टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर देते थे। और कंट्री में क्या होता है कि कुछ तो बहुत अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब लोग होते हैं। तो जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनका क्या कर लिया जाता है, उनका फ़ायदा हो जाता है, और जो गरीब लोग रहते हैं उनको अच्छे से मनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और ये वर्ल्ड बैंक जो है ये क्लासीफाई नहीं कर पाती, वो सिर्फ बताती है कि इस देश में इतने लोग रहते हैं और इतना ये पूरा देश कमाता है, तो ये डिवाइड करके बता देती है। बल्कि ऐसा असली में क्या है, थोड़ा बोल सकते हैं प्रॉब्लमेटिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, In what respect is the criterion used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? अब देखो क्वेश्चन दिया है, जो UNDP है वो कैसे मेजर करती है देश के डेवलपमेंट को, और हमें कंपेयर करना है किससे, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक का हमने देखा कि वो पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे क्लासीफाई करती है। अब देखते हैं UNDP कैसे करती है। तो देखो, द क्राइटेरियन यूज बाय द UNDP इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज बाय द वर्ल्ड बैंक। अब UNDP जो है अलग क्राइटेरिया पे क्या करती है, देखती है कि कंट्री डेवलप है कि नहीं। वर्ल्ड बैंक से अलग क्राइटेरिया यूज़ करती है। वो क्या करती है, बिकॉज UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटल इनकम। तो UNDP जो है ये बहुत सारी चीज़ों पे क्लासीफाई करती है, मतलब कि अलग अलग चीज़ों को देखती है कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है। कैसे देखेगी वो, उसके पर कैपिटल इनकम से भी देखेगी, उसके हेल्थ स्टेटस से भी देखेगी कि कौन, मतलब क्या है, कितने कम लोग मर रहे हैं इस कंट्री में। साथ ही साथ उसका एजुकेशन देखती है कंट्री का। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट विद द मेथड यूज बाय द वर्ल्ड बैंक, बिकॉज द वर्ल्ड बैंक ओनली कैलकुलेट द पर कैपिटल इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। अब देखो, वर्ल्ड बैंक क्या है, सिर्फ पर कैपिटल इनकम को देखता है, तो ये क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपर का चीज़ दिखाता है। लेकिन जो UNDP है वो अंदर तक घुसती है और वो क्या करती है, एजुकेशनल लेवल पे या फिर बोल सकते हैं हेल्थ के लेवल पे, ये सबको दिखाती है। तो इसलिए अलग है इससे। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, वाई डू वी यूज़ एवरेजेस। हम एवरेज इनकम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब कि हम लोग एवरेज ही क्यों लेते हैं। आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज़। तो इसका कोई लिमिटेशन है क्या, इलिस्ट्रेट विथ योर ओन एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें एक एग्जाम्पल देके बताना है कि एवरेज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम। तो देखो, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब क्या है, एवरेज हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हर एक कंट्री में बहुत अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन है। मतलब क्या है, चाइना में अलग पॉपुलेशन है और इंडिया में अलग पॉपुलेशन है। कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ कम लोग रहते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अगर इनकम के बेसिस पे डायरेक्टली क्लासीफाई करेंगे तो जो ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री रहेगी वहाँ ज़्यादा इनकम निकलेगा, इसलिए हम एवरेज यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है कि सो कैलकुलेटिंग द एवरेज help in getting an estimated answer which can be used to compare different things at different level। तो क्या होगा, हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे अगर एवरेज निकालेंगे तो। कैसे, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज बिकॉज वी कैन नॉट नो दैट द डिफरेंस इन द इनकम ऑफ द पीपल एंड देयर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज कंट्री और स्टेट। अब देखो इधर क्या दिया है कि हमने इसका तो आंसर दे दिया, वाई डू वी यूज़ एवरेज। अब इसकी लिमिटेशन बतानी है। क्या लिमिटेशन है कि अगर हम एवरेज यूज़ करते हैं इनकम को क्लासीफाई करने के लिए, जो वर्ल्ड बैंक करता है वो क्या करता है, एवरेज टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करके एवरेज निकल जाता है। लेकिन एक कंट्री में अगर क्या हुआ, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है कि अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है और गरीब लोगों के पास कम रहता है, और कुछ लोग रहते हैं उनके पास बहुत ही कम रहता है। तो क्या होता है, ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इससे हमें अंदर की बातें नहीं पता चल पाती कि गरीब लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, कि क्या है, कितना कम मिल रहा है। ये तो ऊपर ऊपर का ही हमें दिखाती है, इसलिए ये लिमिटेशन है। अब एक एग्जांपल देना है तो देखो,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कैलकुलेटेड द पर कैपिटल इनकम ऑफ टू कंट्रीज। अब एक एग्जाम्पल हमें देना है, तो ये एग्जाम्पल है कि हम दो कंट्रीज़ की क्या करते हैं, पर कैपिटल इनकम को देखते हैं। एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है विथ 5 पीपल ईच। अब दोनों कंट्री में क्या है, 5 पीपल लोग हैं। द सैलरी ऑफ 5 पीपल इन कंट्री ए इज़, देखो कंट्री ए में 5 लोगों की सैलरी हमने देखी, 23,000, 22,000, 23,500, 28,000 और 25,000। मतलब क्या है, ये 23,000 से लेके 28,000 के बीच में ही सबकी क्या है, इनकम है। अब दूसरी कंट्री की देखते हैं। एंड द इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन कंट्री बी इज़ 1,50,000, 22,000, 50,000, 4,000, 2,500। अगर इधर हम देखें तो ये क्या है, एक आदमी क्या है 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और बाकी सब क्या है बहुत कम कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि वो तो बहुत ही गरीब हैं। मतलब क्या है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई तो क्या है 1.5 लाख कमा रहा है। अब अगर हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों भी इनका एवरेज निकालते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी का। द एवरेज ऑफ कंट्री ए विल बी ₹24,300 एंड द एवरेज ऑफ बी विल बी 45,700। अब क्या दिया है, एवरेज हम क्यों यूज़ करते हैं, एवरेज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक बंदा उस कंट्री का कितना कमा रहा है। तो 24,300 कंट्री ए में एवरेज एक बंदा कमा रहा है, ऐसा हमें दिया है। या ये बिल्कुल सही है, 30,000 से लेकर 28,000 के बीच में कंट्री ए में कमा रहा है। लेकिन अगर हम कंट्री बी की बात करें, जब हमने इसका पर कैपिटल इनकम, एवरेज इनकम निकाला तो 45,700 हमें दिखा रहा है कि एक बंदा उधर का कमा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कंट्री बी में हमने देखा कि क्या है, कुछ लोग तो ऐसे जो 4,000 पे ही अटके हैं, 2,500 पे ही अटके हैं, और इधर तो 45,700 दिखा रहे हैं हमें। तो क्या ये गलत दिखा रहा है, क्या हुआ, पुअर लोगों को क्या दिखाया ही नहीं जा रहा है, कुछ ऐसे लोग जिन्हें कम पैसा मिल रहा है। तो क्या हुआ, ये डिस्पैरिटी दिखाता है। दिस प्रूव दैट द एवरेज ऑफ द कंट्री बी इज़ हायर दैन द कंट्री ए। अब क्या है, कंट्री ए में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कंट्री बी में अच्छा नहीं हुआ है। अब देखो 1.5 लाख इसके पास ही है। अब अगर हम एवरेज निकालेंगे सबका, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो कंट्री बी जीत जाएगा, क्योंकि क्या है, कंट्री बी का टोटल इनकम ज़्यादा है इसलिए। तो देखो ए से क्या हुआ, ए से कंट्री बी जीत गया कि 24,300 सब लोग कमा रहे हैं, और क्या है, कंट्री बी में 45,700 सब लोग कमा रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन ये असली में झूठ है। एंड येट देर इज़ अ डिस्पैरिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए ये एक डिस्पैरिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ कंट्री बी, एंड द इनकम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंट्री ए। तो हमने देखा कि कंट्री ए में जो पैसा था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 23 से लेकर 23,000 से लेकर 28,000 के बीच में ही सबको मिल रहा है। तो मतलब क्या है, ज़्यादा गैप तो नहीं है। लेकिन अगर हम कंट्री बी की बात करें तो 1.5 लाख और 2,500 में कितना गैप है, तो ये क्या दिखाता है, डिस्पैरिटी दिखाता है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केरला विथ लोअर पर कैपिटल इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा। अब क्या है, केरला में हमने देखा था अपने बुक में कि उसके पास पर कैपिटल इनकम तो कम है, लेकिन उसकी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छी है। तो वही हमें बताना है। Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare state. तो per capita income एक अच्छी चीज़ नहीं है क्लासीफाई करने के लिए या कंपेयर करने के लिए कि कंट्री कितनी डेवलप है। डू यू एग्री? तो ये हमें पूछा है कि हम क्या इससे एग्री हैं, डिस्कस। तो हाँ, ये करेक्ट है कि क्या है, पर कैपिटा इनकम एक सही चीज़ नहीं है, क्या बोल सकते कोई भी कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए। क्यों बताओ? क्योंकि अगर एक कंट्री में लोग तो बहुत कमाते हैं, लेकिन क्या है, उसके उधर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हो जाएगा, भले ही वो यूँ क्या बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम से उन लोग ज़्यादा है, लेकिन उधर के लोग खुश नहीं हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें, अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन सब खुशहाल सुखी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब कि उधर बोल सकते हैं एजुकेशन भी अच्छे से हो रहा है, सब एजुकेटेड भी हैं, साथ ही साथ हेल्थ इशू भी बहुत कम है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट क्या है, जो पर कैपिटल इनकम कम कमा रही है उसका भी बहुत अच्छा है। तो हमें क्या करना है, हमें पूछा गया है कि क्या ये सही है कि अगर हम कंट्री को पर कैपिटल इनकम के बेस पे क्लासीफाई ना करके और भी दूसरे मेजर पे अगर क्लासीफाई करें तो कैसा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला विथ लोअर पर कैपिटल इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा। देखो हम लोग ने चैप्टर में देखा था कि केरला का क्या है, अच्छा पर कैपिटल इनकम है, कम पर कैपिटल इनकम है, तो भी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग उसकी ज़्यादा है हरियाणा से। तो देखो, हेंस पर कैपिटल इनकम इज़ नॉट अ यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल। तो ये बिल्कुल यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है कोई भी कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए।
एंड ऑल शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स, और इससे हमें ये पर कैपिटा इनकम को हमें स्टेट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज ट्रू बिकॉज द लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा आर बेटर दैन इन केरला इन कंपेरिजन टू हरियाणा। हरियाणा में भले ही पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स पे क्या है, केरला अच्छा है। द पर कैपिटा इनकम इज ओनली कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज इनकम अपॉन ऑफ द स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो पर कैपिटा इनकम में क्या होता है कि बाकी सब क्राइटेरिया नहीं देखे जाते, सिर्फ एवरेज इनकम देखा जाता है। तो क्या है, बोल सकते हैं ये डिस्पैरिटी दिखाता है, ये भी क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। तो प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय, जो इंडिया के लोग कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं वो हमें पूछा गया है। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 50 साल के बाद क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये हमें बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज बाय द पीपल इन इंडिया आर। तो देखो अभी हम लोग क्या क्या सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। और भी सारे क्या हैं, द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब बोलते हैं देखो ये तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं कि ये सब अभी हमें मिल पा रहा है, लेकिन अगर 50 ईयर्स के बाद देखें कि 50 ईयर्स के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, हमें क्या क्या मिल सकता है, तो क्या हो जाएगा, हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे एंड विंड एनर्जी एज अ सोर्स फॉर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स। तो हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो दिस इज बिकॉज द करेंट यूजेज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी में रिजल्ट इन लॉस ऑफ द दिस रिसोर्स फॉर फर्दर यूज। अब क्या हो सकता है कि ये सब जो चीज़ है, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो सकता है, और हम इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको 50 ईयर्स के बाद सोच भी नहीं सकते कि रहेगा या नहीं रहेगा, कंफर्म अभी भी नहीं रह सकते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाई इज़ द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्स इन अ मैनर सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे क्या हो, प्रेजेंट को भी क्या मिल सके, सब चीज़ें मिल सके, और फ्यूचर जनरेशन जो आए उन्हें भी क्या करना पड़े, जो भी चीज़ हम अब इंजॉय कर रहे हैं वो तभी भी इंजॉय कर पाए। ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ बचा के ना रखें और हम सोच रहे कि प्रेजेंट में ही हम लोग सब खा पी के बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें परेशान होना पड़ेगा। This issue of sustainability is important for development because if the natural resources are not used carefully, they may not be available for future generation। तो अगर अभी हम लोग ने ये सब नहीं किया तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन को जो भी रिसोर्स अभी हम यूज़ कर पा रहे हैं वो नहीं मिलेगा। द डिप्लीटिंग रिसोर्स ऑफ अ कंट्री में अल्टीमेटली रिजल्ट इन लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्या हो रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, अगर रिसोर्स कम होते जाएंगे तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा कंट्री में। ये सिंपल सी बात है, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ करना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड इवन वन पर्सन। अब क्या दिया है, जो अर्थ है उसके पास क्या है, सारे रिसोर्स है, अगर एक इंसान की क्या करनी है, नीड को सेटिस्फाई करना है, लेकिन वही अगर एक इंसान की ग्रीड को सेटिस्फाई करना है तो अर्थ के पास इनफ नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग होते हैं कि क्या करते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं वो बिना मतलब से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर बोलते हैं कि जो उन्हें ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, मतलब ऐसे ला के पड़े पड़े फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में है जो दूसरे को नीड थी वो क्या होगा, बोल सकते वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अपनी ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए कि उन्हें ये भी चाहिए, जो वो यूज़ भी ना कर सकें, उसके लिए वो इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, उनको ख़राब कर रहे हैं। जितनी नीड है उतना ही यूज़ करना चाहिए, ये हमें बोला गया है। हाउ इज़ दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, तो डिस्कस, तो यही हमें बताना है डेवलपमेंट से रिलेटेड। डेवलपमेंट नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ अ कंट्री। अब डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पर डिपेंड नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्स दैट आर अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। तो क्या होना चाहिए, रिसोर्स भी तो अवेलेबल होना चाहिए लोगों के लिए कंट्री में। The statement, the earth has enough resource to meet the need of all but not enough to satisfy the greed of even one person is completely relevant in the term of development। तो क्या है, ये बिल्कुल सही है डेवलपमेंट के रिलेटेड, ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है।
बिकॉज नेचुरल रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है, नेचुरल रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, और चाहिए ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद हम ही इसको सत्यानाश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और दूसरे लोगों को भी वो नहीं मिल पाएगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल टू यूज़ देम ओनली टू मीट देयर नीड। तो क्या करना चाहिए, लोगों को अपने जितना उनको नीड है उतना ही यूज़ करना चाहिए, एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड, अपनी ग्रीड को कि हमें ये भी चाहिए। हालांकि आप उस चीज़ को यूज़ ना करो, बस ऐसे तुम्हें चाहिए, तो क्या होगा, जिसको चाहिए रहेगा, जिसको नीड रहेगी उसे नहीं मिल पाएगा, और तुम अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ कर सकते हो क्योंकि तुम अमीर हो। If natural resources are not used wisely now, the future generation may not be able to use them for the need. अब क्या होगा कि अगर हम अभी अच्छे से नेचुरल रिसोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग वेस्ट करते जाएंगे नेचुरल रिसोर्स को, तो जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसे क्या रहेगा, ये सब नहीं मिल पाएगा और उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, डाउनफॉल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो अब रिसोर्स ही नहीं है तो क्या घंटा डेवलपमेंट करोगे आप, तो ये हमें दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, लिस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व अराउंड यू। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो हमने आजू बाजू में देखे हैं। तो क्या हो सकता है, अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व अराउंड अस आर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द व्हीकल्स एंड द एक्सेस यूज ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स। तो क्या हो जाएगा, व्हीकल्स से जो भी है पॉल्यूशन होता है और हम जो ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्टेड इन रेसिडेंशियल एरिया एंड डिस्कार्डेड इन वाटर बॉडीज़। तो क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी केमिकल से वो डाल देते हैं, उससे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ ख़राब होती हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, माइनिंग, उसके बाद सॉइल इरोजन हमने देखा है, ह्यूमन फैक्टर नहीं बता रहे हैं, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो डिग्रेड करते हैं इन्वायरमेंट को, वो सब हमें बताना है। The increased population in the environment has resulted in global warming and depleting of glacier and the atmosphere condition. तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उससे क्या हो रहा है, सबको अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना क्या रहेगा, नीड रहेगा बहुत सब चीज़ का, तो उससे और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर भी क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ख़राब हो रही है, ये सब हमने देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया है, फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन इन द टेबल 1.6 फाइंड आउट विच कंट्री इज़ एट द टॉप एंड विच कंट्री इज़ एट बॉटम। तो हमें बोला गया है कि ये जो हमें टेबल दिया है हमें बताना है कि कौन सी कंट्री टॉप पे है और कौन सी कंट्री बॉटम पे है। तो 1.6 ये जो टेबल दिया इसे हमें देखना है। तो अगर हम इसको देखें तो पर कैपिटा इनकम पे अगर देखें तो 4,390 क्या है, श्रीलंका का है, इंडिया का 3,139, म्यांमार का 1,027, पाकिस्तान का 2,225, नेपाल का 1,490। ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 74, 64, 61, 63 और 62 अलग अलग कंट्रीज़ का। अब क्या है, लिटरेसी रेट 15 साल से ज़्यादा के लोग कितने पढ़े हैं, 91% क्या है, श्रीलंका में पढ़े, 61 इंडिया में, म्यांमार में 90, पाकिस्तान में 50, नेपाल में 50। उसके बाद ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो फॉर द 3 लेवल्स 69, 60, 48, 35, 61। उसके बाद HDI रैंक इन द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक तो 93 किसका है, श्रीलंका का, इंडिया का 126, 130, 134 और 138। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक से ही हमें कंफर्म हो जाता है कि कौन कंट्री टॉप पे है। ऐसा क्यों, देखो 93 मतलब क्या हो गया, कम हो गया। कम मतलब कैसे, 1 2 3 जैसे हम करते हैं ना, फर्स्ट को क्या है, फर्स्ट रैंक क्या रहता है, 1 रहता है, सेकंड रैंक 2 रहता है, तो 93rd रैंक श्रीलंका का है। और जितने भी कंट्री हमने देखे तो क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो क्या है, सबसे ज़्यादा श्रीलंका का ही है 93। और अगर हम सब चीज़ पे क्लासीफाई करें तो श्रीलंका सबसे आगे है। तो हमें क्या बोला गया है, फाइंड आउट विच कंट्री इज़ एट द टॉप एंड विच कंट्री इज़ एट बॉटम। तो टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो टॉप पे हमारी कंट्री है श्रीलंका। अब बॉटम पे कौन सी है, अगर हम देखें तो बॉटम पे है 138, तो ये है नेपाल। नेपाल हमारा बॉटम पे है। अब आंसर देखते हैं। एज पर टेबल 1.6 श्रीलंका टॉप इन ऑल द 4 कैटेगरीज। तो चारों कैटेगरीज पे श्रीलंका ही टॉप पे है। इट हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम, उसकी इनकम भी सबसे ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबाउ एंड HDI रैंक इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सब चीज़ पे अगर क्लासीफाई करें तो कौन सबसे आगे है, हमारा श्रीलंका।
नेपाल हैज़ द लोएस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम अमॉन्ग द गिवन कंट्रीज़। नेपाल के पास सबसे कम है। पाकिस्तान हैज़ द लीस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो हमें कितना बताना था, हमें इतना ही बताना है कि क्या है, कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी बॉटम पे है। तो टॉप पे है हमारी श्रीलंका और बॉटम पे है नेपाल। तो सिंपल सा इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।